ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो अब जैसे हम ये सवाल को डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, तो हम इस टॉपिक के अंदर जा रहे थे कि पहले तो हमने इलेक्शन कमीशन को डिस्कस किया कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसका काम है चुनाव करवाना, चुनाव को कंडक्ट करवाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, इन चीजों का ध्यान रखे, कोई कंप्लेन होती है तो एक्शन ले उस चीज पे। इसके अलावा हम कैसे देख सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, वो यहां से है कि सच में इलेक्शन से फायदा होता है कि नहीं। तो अगर फायदा होता है इलेक्शन से, तभी लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और अगर लोगों को ये महसूस हो जाए कि नहीं यार, चुनाव में वोट देने का कोई फायदा ही नहीं होता, कोई भी आदमी जीत जाता है, तो लोग वोट देना कम कर देंगे, बंद कर देंगे वोट देना, बात करना छोड़ देंगे पार्टियों के बारे में, क्योंकि मतलब कोई फायदा नहीं उसका। जबकि हम तो मतलब क्या फिर कुछ लोग तो देंगे वोट, ऐसा भी नहीं कि 100% लोग वोट ना दे, कुछ लोग वोट देंगे, उन्हीं के वोट से फैसला होगा। भले 5 लोग वोट दें माना जाएगा, और सरकार जो 5 लोग जहां जहां वोट पड़ेगा माना जाएगा। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम बंद हो जाएगा, वो सिस्टम एक बन गया, वो चलता रहेगा, ढंग से चले। इसके लिए लोगों को कहा जाता है आप पार्टिसिपेट करें इसमें, आप चुनाव में खड़े हों, वोट करें, तो सही लोग खड़े होंगे और सही लोगों को वोट मिलेगा, तो सही सरकारें बनने की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है। इसको कहते हैं हम इलेक्शन का टर्नआउट कहते हैं कि कितने लोगों ने वोट दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1962 के आसपास, जैसे कि हम देखें तो 1962 के आसपास हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे करीब 40% ये है फीमेल टर्नआउट, कि 40% औरतों ने वोट दिया। जितनी भी औरतों का लिस्ट था उसमें से 40% औरतें आई, वोट दिया। ये मेल्स का है, करीब 65% मेल्स ने वोट दिया। और टोटल टर्नआउट यहाँ पे है कि इन दोनों का ऐड करके करीब 55% लोगों ने वोट दिया है। 100 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, 55 लोग गए हैं वोट देने। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम में साल 2019 के आसपास करीब 65% एवरेज हो गया है। तो जो एवरेज 55 था वो बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनावों में। पहली चीज तो हमें ये दिखाई देती है कि लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ से हमें टर्नआउट रेशियोज भी टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं। तो जैसे ये मध्य प्रदेश का है, 2014 के इलेक्शंस में 60% लोगों ने वोट दिया था, 2019 में 71% हो गया, तो यानी कि करीब 10% का गेन हुआ है। तो ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं वोटिंग के प्रोसेस में। इसी तरीके से कई जगहों पे हमें डिक्लाइन दिखता है, जहां पे डिक्लाइन दिखता है वहां पे कह लीजिए लोग उदासीन हो रहे हैं कि ये वोटिंग करने को कोई फायदा नहीं होता, चाहे ये पार्टी लाए चाहे वो पार्टी लाए, हालात वही रहते हैं। तो जब ये उदासीनता आती तो वोटर टर्नआउट कम होता है। तो ऐसे कई सारे इलाके जहां वोटर टर्नआउट थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो ये लेकिन मोर और लेस अगर एवरेज देखा जाए तो वोटर टर्नआउट बढ़ा है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जैसा एरिया जहाँ पे लिटरेसी एजुकेशन कम रहा आजादी के बाद से, वहां के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि लोग पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो करीब 3 करोड़ मोर पीपल वोटेड। जैसे जैसे वक्त के साथ टर्नआउट बढ़ रहा है, ये जैसे हम देखते हैं इसमें हायर टर्नआउट इन एमपी, लोअर इन तेलंगाना, पंजाब, तो ऐसे स्टैट्स आते रहते हैं। इसके बाद अगर हम वोटर टर्नआउट कंपेयर करें बाकी देशों से, तो बाकी देशों के मुकाबले ये उनकी लिस्ट है कि बेल्जियम, स्वीडन, ब्राजील, साउथ कोरिया, यहाँ पे वोटर टर्नआउट हम देखते हैं कि काफी ज्यादा है। इंडिया के 60-65% के कंपैरिजन में यहाँ पे कहीं ज्यादा वोटर टर्नआउट। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी 66% यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कितना टर्नआउट हो रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि लोग वोट दे के प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आप कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करें,
जो कि फेवरेबल होंगी इनके लिए। और टाइम के साथ हम ये चीज देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कहीं ना कहीं लोग कार्यकर्ता के सेंस में या फिर पर्सनली जुड़े हुए हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये भी एक तरीके से इस चीज का इशारा करता है कि नहीं, इंडिया में ये चुनाव वाला सिस्टम एक्चुअली काम करता है, तभी लोग इसके बारे में अभी भी ख्याल करते हैं। इसके बाद अब आता है इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक है। इसका एक और पहलू ये आता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि सरकार जो जिस भी पार्टी की है अगर वो हार गई तो वो चुपचाप चली जाती है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते कि नहीं ये गलत हुआ और हम नहीं जाएंगे ताकत से और हम किसी और को नहीं बनने देंगे, हम ही हैं और नहीं मानोगे तो हम लड़ लेंगे। ठीक है, अभी तक आजाद भारत के हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, अगर चुनाव के रिजल्ट जो आ गया वो मानना पड़ता है और मानते आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नहीं, लोगों की सर्वसम्मति से चुनाव के रिजल्ट आए हैं। और एक और चीज, जो रूलिंग पार्टी होती है, इलेक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसे वही चीज है ना, दवा काम कर रही है कि नहीं, कि सही हो रहा है कि नहीं, उसी तरीके से इलेक्शंस काम कर रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है कि जो रूलिंग पार्टी है लगातार रूटीनली दे लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। आप किसी एक राज्य में अगर चले जाएं, कि जैसे राजस्थान ले ले, तो कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कभी भाजपा की बनेगी, फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगा। तो एक्चुअली में रूलिंग पार्टी हारती है, रेगुलर बेसिस पे हारती है। इनफैक्ट एवरी 2 out of the 3 elections held in the last 15 years the ruling party lost। 3 में से 2 चुनाव अगर एक एवरेज देखें, रूलिंग पार्टी हार जाती है, जिसकी सरकार है अगली बार किसी और की बन जाती है। ठीक है, यहां से हमें जैसे दिखता है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलायंसेस तो अलग अलग जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, चेंज होता रहता है। अब जैसे यूपी का एग्जाम्पल देख लें, कभी सपा है, कभी बसपा है, फिर सपा है, फिर अभी भाजपा चल रही, फिर आगे न जाने क्या, लेकिन चेंज हो रहा है। तो रूलिंग पार्टी हारती रहती है टाइम टाइम पे। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज देयर इलेक्शंस। 550 लोग जो चुन के आते हैं, आधे से ज्यादा अगले चुनाव में हार जाएंगे। मतलब रूलिंग पार्टी में होते हुए एक बार चुनाव जीतने के बाद भी आप हार जाते हो। तो ये हमें बार बार दिखता है। और एक चीज हम देखते हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट्स जो पैसे के दम पे जीत गए, जिन पे इल्जाम लगे कि इन्होंने वोट खरीदे हैं, और जिन लोगों पे इल्जाम लगते हैं कि इनके क्रिमिनल कलेक्शंस हैं, ये अक्सर बाद में चुनाव हार जाते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ज्यादा जैसे कोई ध्यान नहीं देता है कि ये किसका कितना क्रिमिनल केस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन चुनाव जीत गए तो इन पे फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो जब जनता को दिखाई देने लगता है कि नहीं यार ये बहुत क्रिमिनल आदमी है और ये ऐसा ऐसा, तो अगली बार हरा देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई चीज हो तो हर केस में वो काम हो, लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे कोई बाहुबली नेता है, पहली बार जीत गए, अगली बार हार गए। ठीक है, ऐसा इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बार हुआ है। इसी सेंस में हम कह सकते हैं इलेक्शंस काम करते हैं कि लोगों ने एक आदमी को एक बार जिताया, अगली बार हटा दिया। और इलेक्शंस का मेन पर्पस यही है कि आप ढंग का काम नहीं कर रहे हो तो आपको हटा दिया जाए। तो कुछ इलेक्शंस को छोड़ के देखा जाए तो इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट। चुनाव का जो भी रिजल्ट आता है उसको मतलब लोगों को एक वर्डिक्ट समझा जाता है बाय द डिफीटेड पार्टी, और डिफीटेड पार्टी सच में हार मानती है और चुपचाप पावर से चली जाती है। चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो ऐसे कैंडिडेट्स और ऐसे पार्टीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। जरूरी नहीं ये पक्का जीत जाएंगे, लेकिन ये बात सच है इनको बहुत बड़ा और अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है उन लोगों के मुकाबले जो कि छोटी पार्टियां हैं या तो फिर जो कि निर्दलीय है। जैसे है ना कि इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी में किया गया था, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट ये भी है कि आइडियल डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए।
आइडियल डेमोक्रेसी में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने की भी। तो इसका मतलब क्या कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन सब पार्टियों से पैसा ले ले कि तुम्हारे पास कितना पैसा है चुनाव में खर्च करने को, तुम पे 20 करोड़ है, तुम पे 40 करोड़ है, सबका सब हमें लाओ और सब पार्टियों की लिस्ट हम पे है, हम पोस्टर लगवाएंगे। तो एक पोस्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोस्टर लगे कि ये पोस्टर है आपके इलाके के 12 कैंडिडेट्स, इनका कमाई, इनका लायबिलिटी, इनका क्रिमिनल केस, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो बैनर इलेक्शन कमीशन के खर्चे पे लगे। इलेक्शन कमीशन इन पार्टियों से पैसा ले, तुम्हें चुनाव लड़ना है, इतना पैसा खर्च करना है, लाओ। तो अलग चीज है, बचेगा तो कहां जाएगा, किस पे जाएगा, और इनफैक्ट बचेगा कैसे? जो आएगा सबका आप बैनर लगवा सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है कि आप जो अभी पॉइंट क्या है, 10 पार्टी है जिसपे पैसा है, वो अखबार में इतना बड़ा ऐड दे दिया, बाकी 9 लोग निठल्ले बैठे, तो उनका नुकसान हो रहा है। क्यों? दिक्कत क्या थी? बस आप पे पैसा नहीं था। क्या आप में चुनाव लड़ने की आपके ईमान में कमी है? नहीं। पढ़ाई में कमी है? नहीं। बस पैसा नहीं था तो बस इनके कुप्रचार हो रहा है, हमारे पास नहीं। गलत बात। तो जब अखबार के फ्रंट पेज पे फुल आनी है ऐड, तो 12 कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता है? देना चाहिए, तो सबको एक बराबर मौका मिलेगा। और अगर आप काबिल हो तो जीत तो जाओगे ही। तो अगर आप काबिल हो तो डरने की जरूरत क्या है? लेकिन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके लिए नुकसान वाली बात है। तो ये फ्लॉड एक सिस्टम है कि नहीं? तो एक ये वाली बात है कि आप रेस करा रहे हो, जो रेस जीतेगा वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन रेस एक आदमी कार में बैठा है, एक आदमी साइकिल में बैठा है, एक आदमी पैदल है, तो वो रेस भी तो अनफेयर रेस हो गई ना। तो सबको बराबर आप दो, सबको एक जैसी साइकिल दो, अब रेस करो, अब ये रेस कह सकते हो। तो ये कोई सेंस नहीं बना। एक आदमी पे 200 करोड़ है, एक आदमी पे 20 रुपए भी नहीं है, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो खैर ये एक चैलेंज है। और जैसा कि मैंने बोला था कि अभी तक तो हम इसी बारे में लड़ाई करते रहे कि राजशाही हटाओ, हमें चुनाव करने दो, हमें वोट देने दो। अभी तक तो हम इसी चैलेंज से उभर के आए हैं। अब जब यहाँ ये सिस्टम हो रहा है तो ये जो फ्लॉ दिख रहा है, अब आगे के सेंस में इसका कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता है तो सिस्टम्स भी इंप्रूव होते रहने चाहिए। ठीक है, पहले तो जैसे औरतों का एग्जाम्पल देखते हैं, पहले तो 50 साल पहले लड़ाई तो यही थी कि हमें घर से बाहर निकलने दो, और घर से बाहर निकल के हम पढ़ाई करें या जॉब करें तो हमारे कैरेक्टर पे या फिर इस पे सवाल नहीं उठाया जाए कि अरे ये तो खराब औरतें घर से बाहर निकलती हैं, दिन दिन भर बाहर रहती हैं, इनसे कौन रिश्ता रखे, इनसे कौन, इनका क्या भरोसा। तो पहले तो लड़ाई वही थी, वो लड़ाई जीत ली। तो अब के टाइम की लड़ाई है कि हमें रिप्रेजेंटेशन उतना मिले। आगे 20 साल बाद लड़ाई कुछ और मुद्दे पे हो। तो वैसे ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और एक और चीज, जो आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज पैसा उठाती कैसे है, तो ये आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब पार्टीज कहती हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमें पैसा दो, और आप कोई इंडस्ट्री है वो आपको पैसा देगी तो आप उसका पैसा लौटाओगे और या फिर उसकी फायदा दोगे उसे, तभी तो वो आपको पैसा देगा, वरना क्यों देगा। अब मान लीजिए कोई दवा बनाने की कंपनी है, ये 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पांचों की पांचों उसके पास जाती है कि हमें पैसा लाओ। वो दवा बनाने वाली कंपनी एक पार्टी को 20 करोड़ देती है कि ले जाओ 20 करोड़ और तुम लड़ो चुनाव, लेकिन जब तुम जीत जाओगे तो हमें फायदा देना। जो दवा हमारी रिजेक्ट हो सकती थी उसको भी तुम पास कर देना, उन्हें भी तो कुछ फायदा चाहिए। हम 60 रुपए की दवा को 300 का बेचेंगे, तुम बीच में कुछ मत बोलना। तो ये एक तरीके से लॉबिंग हो गई, और पार्टी ने पैसा दिया, जिस पॉलिटिकल पार्टी को उनके पे पैसा आता जा रहा है, वो चुनाव, जिस पे ज्यादा पैसा वो चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे उसके। या तो फिर आप गरीब होते हुए चुनाव तभी जीत सकते हो जब आपका जन प्रभाव बहुत ज्यादा,
बिना होल्डिंग लगे सबको पता हो कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम इनको देंगे। और ये कब होता है? जब आप अपने क्षेत्र में 20 साल 40 साल इतना काम किया हो आपने और इतना आपका रसूख हो चुका हो कि कुछ नहीं है आप पे पैसा, लेकिन फिर भी लोग आपको मानते हैं, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। मतलब वही चीज है, अगर आप पे पैसा है तो जो काम आप 2 साल में कर सकते हो, पैसा नहीं तो उसके लिए करो आप 40 साल। ठीक है, ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, तो बड़ी पार्टियों को झट से पैसा मिल जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पैसा दे देते हैं कि हाँ तुम पैसा लो और सरकार बन जाए। तो पता तो है ही उन्हें कि क्या होना है। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अभी उनको झील के किनारे की जमीन नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी को 50 करोड़ दिया कि तुम्हारी सरकार आ जाए, ये जमीन हमें चाहिए, ठीक है मिल जाएगी। तो ये नेक्सस हो गया है, इंडस्ट्रीज, पैसे वाले। हाँ, ये लीगल है, ये लीगल तरीका है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं इसको। और ये सरेआम जो होता है ना कि मतलब वो सरेआम कोई चोरी हो रही है या सरेआम कोई नीलामी हो रही है, पॉइंट ये था कि आप पीछे से लेते हो तो कम से कम दिखाई नहीं देता कि आपने किससे लिया, तो कम से कम सामने से लोग कि दिखाई तो दे आपने लिया किससे। क्योंकि पैसे वाला आदमी सरकार को पैसा देने के लिए उतारू रहेगा कि साहब 50 करोड़ ले लो, लेकिन मेरी 60 रुपए की दवा 1000 के में बेचूंगा, बीच में मत बोलना। ये पार्टी ना सही वो दूसरी को देगा, दूसरी ना सही तीसरी को देगा, क्योंकि उसे 60 की दवा 1000 की बेचनी है और सरकार बीच में नहीं आनी चाहिए। वो बिल्डर को ये वाली जमीन चाहिए, कोई भी पार्टी बने हम पैसा देने तैयार हैं, लेकिन आपकी पैसा देने वाले सरकार और पार्टियों को बहुत है। ठीक, पैसा लेने वाली पार्टीज पैसा लेंगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। तो ये देने वाले तैयार हैं, लेने वाले तैयार हैं, तो लेन देन तो होगा ही होगा। अब आपकी पीठ पीछे हो चाहे पीठ के आगे हो, तो कम से कम पीठ के आगे हो तो कम से कम पता रहेगा किस इंडस्ट्री ने। अब जैसे बीजेपी को इतना करोड़ रुपए मिला, कांग्रेस को इतना मिला, टीएमसी को इतना मिला, एनसीपी को इतना मिला, और ये खासतौर पे ये अभी की पहले की नेशनल पार्टीज है। अब इसमें आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई नेशनल पार्टी, तो कम से कम पता तो है कि किस कंपनी को मतलब किस पार्टी को कितना पैसा मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब जैसे वही चीज, ये तो मैंने बहुत दवा का एग्जाम्पल और ये सब का एग्जाम्पल दिया। यूएसए के सेंस में क्या होता है? यूएसए के सेंस में क्या है कि जो हथियार बनाने की मान लीजिए किसी की इंडस्ट्री है, वो ये चाहेगा कि मेरा 300 करोड़ का हथियार सरकार खरीदे और हमारा सामान बिके। तो वो ऐसी पार्टी को फंड करेंगे। एक दो पार्टियां हैं, एक पार्टी कह रही है कि हमें युद्ध नहीं करना है, शांति बनी रहे, और एक पार्टी कह रही है कि यार ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये सब दुश्मन है, इनसे युद्ध करना है। तो जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उसके लिए अच्छा ग्राहक कौन है कि ये पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो ये युद्ध करेगी तो बेतहाशा पैसा ही खर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिल लगाना है मुझे कि ये 300 करोड़ की हमारी बंदूकें, ये साइन कर देंगे, मुझे 300 करोड़ मिल जाएगा, मेरी सारी बंदूकें बिक जाएंगी। और फिर ये चाहे ईरान में चलाएं, इराक में चलाएं, अफ्रीका में चलाएं, चाहे उनके रिबेल ग्रुप्स में बांट दे, चाहे जो करें, वो फिर इनका हेडेक है, लेकिन मेरा सामान बिक गया। तो वो ऐसे पार्टीज को फंड करेगा कि यार युद्ध कराओ, यार बहुत टाइम से युद्ध नहीं, हमारा सामान नहीं। इसके बाद अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज ये है कि जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल केसेस जिन पे हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस, ये अक्सर ऐसा होता है कि ये टिकट इनको मिल जाता है फ्रॉम द मेजर पार्टीज। ये भी एक चैलेंज है, और इसका भी रीजन वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए कि हमें 10 कैंडिडेट तो लड़वाने ही लड़वाने हैं। तो 10 फक्कड़ गरीबों को देने से अच्छा है कि 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाए कि उनसे पैसा मिले, और 3-4 फक्कड़ हम खड़े कर देते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्रिमिनल लोग हैं तो हमारी पार्टी पे भी दाग है कि यार ये इनकी पूरी पार्टी खराब है। तो एक्चुअली कुछ काम करने वाले भी चाहिए। तो कुछ काम करने वाले अच्छे चेहरे जिनको आगे रखे, जो बोलने में अच्छे हों, काम करने में अच्छे हों, क्योंकि काम भी करना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग फक्कड़ हैं, तो ऐसे भी लोगों को रखना पड़ेगा जो अरबपति हैं, पैसा दे देंगे, उनको फायदा भी मिलता रहे, और वो बस कभी कभार दिखेंगे, वरना ऐसे नजर में नहीं आएंगे।
बस उनको फायदा मिलता रहे, आते कभी आते हैं संसद में, नहीं आते, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके पैसे से हमें जीत मिल रही है और हम ये काम कर पा रहे हैं जो कि, और ये जो चैलेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी चैलेंजेस को आप यहां से भी देख सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल है, आम आदमी पार्टी ये बोल के बनी थी कि हम राजनीति को ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि आप नहीं उससे निकल पाओगे, क्योंकि एक मजबूरी है, बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ सकते आप, कितने महापुरुष खड़े कर, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी जैसे ये बोल के बनी थी, तो जैसे कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव है, ऐसे कई सारे लोग थे जो अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए। और क्यों अलग हो गए? वो इसी वजह से अलग हो गए, आइडियोलॉजी के क्लैश में। इनका ये कहना था कि आपने तो कहा था कि हम ऐसा राजनीति करेंगे जहां कोई क्रिमिनल को हम टिकट नहीं देंगे, कोई ऐसे ये फर्जी लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम सिर्फ कायदे के लोगों को देंगे। कई सारे हैं, क्रिमिनल्स नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग जो कि पैसे वाले हैं और जिन पे क्रिमिनल केसेस भी हैं, ऐसे उन्होंने भी ऐसे माफिया लोग का लिया है समर्थन, लेकिन उन्होंने रेशियो कम से कम रखा है। वो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन ये जो लूप होल पे मतलब बात समझिएगा कि आपको पैसे वालों का साथ लेना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। आप सिर्फ महापुरुषों के मुकाबले नहीं काम बनेगा कि आपने 10 कैंडिडेट खड़े किए और 10 के 10 महापुरुष हैं लेकिन सब फक्कड़ है, तो यानी कि आपकी पार्टी पे पैसा कहां से आएगा? और पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत है। एक और चैलेंज ये है कि सम फैमिलीज डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टी देश की होती है ना, देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म के जैसा है, तो उस जैसा यूज होना चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली तो एक किसी आदमी का है, तो उसके परिवार के लोगों को भरने लगता है। तो एक आदमी जैसे केंद्रीय मंत्री हो गया, तो आप देखेंगे 30 साल के बाद उसका भाई भतीजा ये वो सब घुस चुके होंगे और सब जीत रहे होंगे, सब उनके कुनबा बन चुका होगा, और वो अपनी पार्टी पावर अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसके चलते क्या होता है, पार्टी तो देश की है, देश के इतने कार्यकर्ता, इतने सब लोग मिलके जुड़े, इतने वोटरों ने वोट दिया इतने सालों के दौरान, तो रिप्रेजेंट करती है देश को, लेकिन एक्चुअली उनका काम चल रहा है एक मतलब एक परिवारवाद के सेंस में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मान लीजिए परिवार में काबिल आदमी नहीं आया तो आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, और आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट कंपटीशन में गलत लोग जीत सकते हैं। बहुत अलग अलग सेंस में चीज हो सकती है। पॉलिटिकल फैमिलीज तो 18% जितने भी कैंडिडेट्स है ये सब डायनेस्ट रहे हैं लोकसभा में। 30% लोग हैं जो कि डायनेस्ट रहे हैं। डायनेस्ट का मतलब किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े फिगर्स हैं ये, 20% 30%। एक और चैलेंज के सेंस में ये है कि कई बार ऐसा होता है इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस, क्योंकि जितने मेजर पार्टीज हैं ये एक जैसी हैं कि आपको लगता है कि यार ये पार्टी को ले आए ताकत में, चाहे ये पार्टी को ले आए ताकत में, लेकिन ये वाला इस सेंटेंस को पूरी तरीके से सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है कि द लेफ्ट विंग एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड, कि चाहे ये पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो, काम वही होना है। कि अगर अमेरिका को युद्ध में जाना है तो चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, युद्ध में जाएगा ही जाएगा। अगर उन्हें इन पार्टी को, ये जो 60 रुपए की दवा को 1000 का बेच रहे हैं, चाहे इसकी पार्टी हो चाहे इसकी पार्टी हो, दोनों इससे पैसा लेंगे और दोनों के दोनों इसको अलाउ कर देंगे। जो दवा नहीं आनी चाहिए मार्केट में वो आएगी, चाहे इनकी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में एक बड़ा चैलेंज है कि चाहे ये पार्टी है वो पार्टी है, लेकिन कुछ चीजें जो कि हमेशा सेम रहनी और जो होना है वो नहीं होगा। जैसे वही चीज आप जैसे कल कह रहे थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए नेताओं का, तो चाहे ये पार्टी है चाहे वो आए, ये कानून नहीं पास होना है। तो ऐसे कुछ सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं कई जगह कि सेम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बस कहने को है कि डेमोक्रेट जीत गए, रिपब्लिकन जीत गए, अब की बार ये जीत गए, लेकिन एक्चुअली धरातल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और इन सब के चलते जो छोटी पार्टीज हैं और जो निर्दलीय लोग हैं, ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज सफर करते हैं। जो दरअसल में कुछ बदल सकते हैं, ये पावर में आ नहीं पाते।
अब जैसे हम ही मुझी से पूछा जाए कि कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत चुनाव में खड़े होते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, मुझे खुद नहीं पता। मुझे किन लोग के बारे में पता होगा जिनका नाम अखबारों में आता है, जिनका नाम टीवी में आता है, सिर्फ मुझे उन्हीं के बारे में पता होगा। या जिन लोग का खूब पेज चलते हैं इंटरनेट पे, उन लोग के बारे में पता होगा। अब जो ऐसे बहुत बहुत बड़े महापुरुष हैं लेकिन कहीं गली कोने में पड़े हुए हैं, तो ये तो वैसी बात हो गई कि कल को मैं चुनाव लड़ने आ जाऊं और मेरी गली के लोगों को नहीं पता होगा कि चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इलेक्शंस के सेंस। अब जैसे कि एग्जांपल, कई सारे पार्टीज हैं जिनका मोटो होता है कुछ एक पर्टिकुलर, कि जैसे कुछ पार्टी हैं जिनका ये कहना है कि हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कराना ही कराना है, कि जिन लोग पे जमीन ज्यादा है उन लोग से जमीन लेके, जिन पे जमीन नहीं उन्हें दे देना है। तो ये मुद्दा लेकर ही चल रहे हैं और अगर चुनाव जीत गए तो ये कर भी डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, वो पार्टीज हैं। जैसे हिंदुस्तान में, अमेरिका में तो ये मजबूरी है कि 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया कि थर्ड पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। आपको कुछ भी करना है इन्हीं 2 के बीच करना है। हिंदुस्तान में सबको अलाउ है। तो हिंदुस्तान में सच में ऐसी पार्टियां हैं कि अगर पावर में आ गई तो हिंदुस्तान को बिल्कुल टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा कर देंगे मतलब इन द सेंस ये सब कानून निकलवा देंगे जो कि हम कल्पना करते हैं कि यार ये कानून कभी पास नहीं हो, कि सही में साइकोलॉजिकल टेस्ट कर निकलवा देंगे। वो ऐसी पार्टियां हैं, पावर में आ जाएं, सच में वो निकाल देंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करो तभी नेता बनोगे। ऐसी हैं पार्टियां, ऐसे हैं लोग, लेकिन बस वो पावर में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है।